अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और मैं हूं आपका मेज़बान शौकत पराचा। बिल आखिर आज वही हुआ जिसका डर था कि अमेरिका ने ईरान के अंदर हमले कर दिए और दावा किया कि ईरान की न्यूक्लियर साइट्स को तबाह कर दिया गया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे कि इससे अमन आ जाएगा। आज खासी तनकीद भी पाकिस्तान में देखने में आई कि पाकिस्तान ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज़ के लिए नामज़द किया था। बहुत सारे लोग इसके ख़िलाफ़ बात भी कर रहे थे। दूसरी तरफ ईरान तो कह रहा है कि ख़ास तौर पर फर्दो वाला जो न्यूक्लियर प्लांट है वो बड़े अरसे से उन्होंने खाली कर दिया था, और दूसरे जो दो प्लांट्स हैं नतंज वाला और इस्फहान वाला, वो पहले ही इसराइल उस पर बमबारी करता रहा है। तो बकौल ईरानियन ऑफिशियल्स के कोई नुकसान ऐसा नहीं हुआ। फिर इस खित्ते में ख़ास तौर पर पाकिस्तान के लिए आज अमेरिकी हमलों की क्या इम्प्लिकेशंस हैं, हम इस पर भी बात करेंगे। बहुत संजीदा मामला है और बहुत संजीदा मेहमान आज हमारे रूबरू हैं। साबिक़ गवर्नर सिंध जनाब मोहम्मद ज़ुबैर साहब, नामवर तजज़ियाकार हफीज़ुल्लाह खान नियाज़ी साहब और मुमताज़ तजज़ियाकार नसीम ज़ारा साहिबा। मैं तीनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ। गवर्नर साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। अमरीकी हमला हुआ, फिर पाकिस्तान का रद्द अमल आया। अमूमन समझा जाता है कि पाकिस्तान मज़म्मत नहीं करता अमेरिका के इक़दामात की, लेकिन आज तो वाज़े तौर पर पाकिस्तान ने कहा कि दिस इज़ वायलेशन ऑफ ऑल इंटरनेशनल नॉर्म्स। आप पाकिस्तानी रद्द अमल को कैसे देखते हैं? ये एक मजाक है पाकिस्तान के अवाम के साथ और दुनिया के साथ। पहली बात तो ये है कि इज़राइल और यूनाइटेड स्टेट्स बिल्कुल नत्थी हैं हर लिहाज से, चाहे वो जेनोसाइड किया गया है गाज़ा में पिछले 1.5 साल से, पौने 2 साल से, उसकी जिस तरह से अमेरिका हिमायत नहीं करता है, अमेरिका उसमें शामिल होता है। अमेरिका के आर्म्स, इक्विपमेंट और वो सब चीज़ें और फाइनेंशियल सपोर्ट इसराइल के लिए होती है, नोइंग फुली वेल। पिछले 3-4 महीने के जब से प्रेसिडेंट ट्रंप प्रेसिडेंट बने हैं, आप उनके बयानात देख लें गाज़ा के हवाले से, उन्होंने तो उसका बाकायदा मजाक उड़ाया है कि हम इस खत्ते को, यहाँ से पैलेस्टीनियंस को सारों को खाली करके एक ऐसा हसीन, एक ऐसा माहौल बनाएंगे, पूरे मिडल ईस्ट से, दुनिया से लोग आके यहाँ ऐश व आराम करेंगे एंड सो ऑन। सो प्रेसिडेंट ट्रंप इससे एब्जॉल्व नहीं थे इवन इस हमले से पहले। प्राइम मिनिस्टर इजराइल ने बिल्कुल क्लियरली कहा था कि हमने अमेरिकन को पहले अटैक करने से पहले, ईरान को अटैक करने से पहले बता दिया था, विच मीन्स उनकी फुल सपोर्ट शामिल थी। और फिर अब ये हमला हुआ। अब इस सारे के दौरान हम एक उनको नॉमिनेट करने जा रहे थे प्रेसिडेंट ट्रंप को फॉर पीस प्राइज, नोबेल पीस प्राइज। एक तो प्रेसिडेंट ट्रंप इज द लास्ट पर्सन टू बी नॉमिनेटेड, नॉट जस्ट फॉर पीस, बट दूसरे जो उनके इकदामात हैं, एक सोवरेनिटी क्लेम करना कनाडा पर फॉर एग्जांपल, ग्रीनलैंड पर फॉर एग्जांपल, ये रीसेंट हिस्ट्री में ऐसी किसी की एग्जांपल नहीं है। उसको आप पीस अवार्ड के लिए नॉमिनेट कर रहे हैं और फिर आपको ये भी पता है कि वो ही कैन नॉट बी ट्रस्टेड। सो जो भी उनसे उस मीटिंग में फील्ड मार्शल के साथ बातचीत हुई होगी, वी डोंट नो, बट अपेरेंटली उसके बाद हमने उनको नॉमिनेट किया और नॉमिनेट करने के बाद वी हैव बीन एम्बैरेस्ड कि नॉट ओनली कि वो 2 हफ्ते का पहले उसने कहा था कि हम देखेंगे और सारी दुनिया को बेवकूफ़ बनाया, पाकिस्तान को तो बनाया ही। सो पाकिस्तान के लिए एम्बैरेसिंग मोमेंट है और इस किस्म की कंडेमनेशन का कोई मतलब नहीं है आफ्टर यू हैव नॉमिनेटेड हिम फॉर पीस अवार्ड। या तो वो फिर पीस अवार्ड जो आपने नॉमिनेट किया आप इशू करें कि हम विड्रॉ कर रहे हैं उस नॉमिनेशन को, फिर तो कुछ सेंस बनेगा। बट जस्ट लाइक दैट कि वो भी एक जगह चल रहा है, नॉमिनेशन भी एक जगह चल रही है और कंडेमनेशन भी एक साथ जगह चल रही है, आई थिंक डजंट मेक सेंस। न्याय साहब, ईरान तो मुकाबला कर रहा था इसराइल का, अब अमेरिका भी आ गया, लेकिन आपने देखा कि यूरोप भी ईरान के जौहरी प्रोग्राम का मुखालिफ था। अब सदर ट्रंप ने इस हमले के बाद कहा कि अमन आ जाएगा। वाकई अमन आ जाएगा वापस? देखिए जी, अमन तो खैर क्या आना है, वो जो ट्रंप के कहने से क्या होता है। अमन तो क्या, आज मेरा ख्याल में एक बड़ा एक डार्केस्ट डे है इस तरह का कि एक ऐसा मुल्क जो सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर हो और जो दुनिया में एक गूंज धांधली से 200 साल चेकर्ड हिस्ट्री के साथ, हॉकिश एटीट्यूड के साथ वो बड़ा काम चलाता रहा, लेकिन फिर भी वो जिस जगह अपने आप को उससे फाइज किया हुआ है
वो एक मोतबर और एक जिम्मेदारी वाली जगह थी। वहां पे आके इस तरह एक इजराइल के प्रेशर में या अपने जो कुछ भी है वहां के जो वहां की लॉबीज है उनके प्रेशर में आके एक हमला करे। बुनियादी तौर पे हमला इतना उसके नुकसानात हुए हैं नहीं हुए इतना 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 सिग्निफिकेंट नहीं है, लेकिन जो एक जो पूरा जो हमला का जो जिसको कहना चाहिए तासुर है या एक जो वायलेशन हुई है, तो इससे पूरी दुनिया को बड़ा इंसिक्योर कर दिया है। अब ईरान ने आज सुबह से, जैसा कि मैं तो सुबह सवेरे एक ट्वीट की थी कि ईरान फौरी तौर पर इजराइल पे अपने हमले बढ़ा देगा। मेरा ख्याल भी मैं लिख ही रहा था, पोस्ट ही किया, तो सामने मैंने देखा तो उसके इजराइल के हमले शुरू हो गए जो अपने लड़ाई 3-4 घंटे जारी रखे और बहुत वहां पे खातर खा नुकसान के भी वो खबरें बाहर नहीं आने दे रहे। लेकिन ये भी और होंगे, आज शाम को मजीद करेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अमेरिका को स्पेयर कर देगा। अब अमेरिका ने यहाँ से कोई अड्डा यूज नहीं किया, उन्होंने माजूरी से अपने कोई अड्डा यूज किया है और वहां से आके वो जो है क्या नाम है डीगो गार्सिया जो उनका है मगडासू का जो दिया उसको उन्होंने आके वहां से मेरे ख्याल रिफ्यूलिंग की है, रास्ते में की होगी और उन्होंने आकर अटैक किया और इंडियन ओशन से आके 4000 किलोमीटर है डीगो गार्सिया भी ईरान से जहाँ उन्होंने अटैक किया। अब क्राइसिस ये थी कि इससे मैं तो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, एस्केलेशन बढ़ जाएगी। ईरान एक बड़ी रेजिलियंट कौम है, तो अब मत भूले कि ईरान जो है उसके पास बड़ी जान है, इसके लिए जरूरत चाहिए, हिम्मत चाहिए। आप रेजिलियंस की बात कर रहे हैं, वो तो खैर ईरान ने शो किया। इधर काइंडली रुकिएगा, काम बढ़ गया और ये बहुत खतरनाक काम शुरू हो गया। अगर यूएसए इसको अवॉइड करता तो शायद इतना ज्यादा दुनिया खतरनाक ना होती। अब बात बहुत आगे बढ़ गई है और मेरा ख्याल है कि वजीर आजम ने भी मैंने बड़ा क्रिटिसाइज किया है नोबेल पीस प्राइज का, क्योंकि चलें इधर रुकिएगा, मैं फिर आता हूँ, मैं न्याय साहब फिर आता हूँ आपकी तरफ। नसीम ज़ारा साहिबा, ये जो पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल आया है, मसलन OIC में पाकिस्तान ने अभी जो इजलास आज भी जारी रहा सारा दिन, तो पाकिस्तान ने वहाँ इसहाक डार साहब ने वहाँ इसराइल की मजम्मत की, आज अमरीकी हमले हुए तो दफ्तर खारजा ने मजम्मत की। आप पाकिस्तान के रद्द-ए-अमल को कैसे देखती हैं? मेरा ख्याल है जी पाकिस्तान ने जो पोजीशन ली है इस पे बिल्कुल सही ली है, उसूली ली है और न कि उसूली ली है। पाकिस्तान हैज बीन इन द फोरफ्रंट ईरान के साथ खड़े होने में। पाकिस्तान ने इजराइल की पहले गाजा की फलस्तीन के मामले में पाकिस्तान तवातुर के साथ बड़ी प्रिंसिपल पोजीशन लेता रहा है, इस हद तक के फलस्तीनी और ईरानी और सब कह रहे थे, ईरानी जब यहाँ आए भी फॉरेन मिनिस्टर, उन्होंने हमारे फॉरेन मिनिस्टर के साथ खड़े होकर कहा कि योर्स इज द बेस्ट क्लियर कट पोजीशन फॉर पैलेस्टीनियंस। इसी तरीके से हमने अपने उसूल पे ईरान की हक में भी बोले हैं, ईरान की जो राइट टू सेल्फ डिफेंस प्लस अग्रेशन के खिलाफ बोले हैं, और आज हमने बहुत क्लियरली अमेरिका की जो बमबारी है उस पर ईरान में, उस पर हमने बड़ी क्लियर कट पोजीशन ली। और इसकी खास अहमियत इसलिए है क्योंकि मैं आपको ये बताऊं कि काफ़ी कुछ यूरोपियन जो थे 2-3, उन्होंने मुझसे ये भी कहा कि जब ये स्टेटमेंट आई है कि ये कैसे हो सकता है, स्टेटमेंट आई हो, कल तो नॉमिनेट किए है इनको प्रेसिडेंट ट्रंप को एज अ पीस नोबेल प्राइज पोटेंशियल अवॉर्डी। तो उस पर हमने कहा कि भाई बात है कि पाकिस्तान, मेरा अपना ख्याल है कि नहीं करना चाहिए था नॉमिनेट बिल्कुल भी, लेकिन बहरहाल कर लिया तो सोचा होगा कि भाई डिप्लोमेटिकली हमें कुछ इसमें पॉइंट्स मिल जाएं। लेकिन अच्छा, इसी में मैडम, इसी में एक और सवाल पैदा होता है। देखे ना, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्रूड फॉरेन पॉलिसी हर मुल्क और पाकिस्तान अपने इंटरेस्ट को देखता है। मसलन पाकिस्तान का तो जो ट्रंप को पीस नॉमिनेशन की पाकिस्तान ने, वो तो प्रोबेबली इंडियन कॉन्टेक्स्ट में था। प्रेसिडेंट ट्रंप पाकिस्तान की बात कर रहे थे, सीज़ फायर की बात कर रहे थे, कश्मीर की बात कर रहे थे। फिर भी इसको क्रिटिसाइज़ करना चाहिए, वो तो पाकिस्तान के इंटरेस्ट को इन अ वे प्रमोट कर रहे थे ना सदर ट्रंप, इसलिए शायद नॉमिनेट किया गया। नहीं, मेरा ख्याल है कि बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अपना इंटरेस्ट देखना चाहिए। इसमें शौकत दो मामलात हैं। एक तो ये कि इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप जो हैं जिस नहज पे खड़े पूरी दुनिया खड़ी है
और मशरिक वुस्ता खड़ा है और ईरान खड़ा है, फलस्तीन खड़ा है। इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप इज पार्ट ऑफ द वॉर मशीन ऑफ इजराइल, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर डाउट है तो फिर सुन ले उनकी जो स्टेटमेंट उन्होंने की है। उन्होंने आज कहा कि हमने इस द नेचर ऑफ अ पार्टनरशिप माइन एंड ऑफ नेतान्याहू इज वन व्हिच इज अनपैरेलल्ड। तो वो खुद कह रहे हैं कि भाई जो मैं अटैक हो रहे हैं ईरान पे या जो फलस्तीन में मैं ये जेनोसाइड हो रही है, मैं उसका पूरा सपोर्ट करता हूँ। तो बहैसियत एक पाकिस्तानी के जो ये भी समझता है कि अगर वॉर ये इसका पाकिस्तान इंडिया की जंग में हमने सीज फायर की बात की, तो मेरा ख्याल है ये बात जरा क्लियरली जहन पजीर कर ले हम सब के सब शौकत के, अगर पाकिस्तान की फौज, एयरफोर्स, तमाम हमारी वॉर मशीनरी ऐसे ना डिलीवर करती जैसे अल्हम्दुलिल्लाह किया डिलीवर उस 4 दिन की जंग में, तो डोनाल्ड ट्रंप साहब कहां थे और ये सीज फायर कहां थी, हरगिज ना होती। ये तो सीज फायर की एक अजब कहानी बन गई। ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप ने जो आपने कहा ना कि हाइफनेट कर दिया, लेकिन भाई मेरे हाइफनेट इज ओनली हाइफनेट। द पॉइंट इज अल्टीमेटली आप बहैसियत एक मुल्क के किस तरह चलते हैं। जब हमारी फौज ने इतना जबरदस्त कारनामा सर अंजाम दिए, फौज का मतलब मेरी ऑल दी आर्म फोर्सेस, तो सारा मुल्क कह रहा है कि बिल्कुल इनसे बेहतर तो कोई है नहीं दुनिया में, और इसी से ताकत बनती है खित्ते में, दुनिया में। द गवर्नमेंट्स आर लुकिंग एट यू विद रिस्पेक्ट because you personally deliver। और वाकई पाकिस्तान ने डिलीवर किया, इसमें कोई शक नहीं है। तो रुकिएगा नादरीन, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे गवर्नर साहब के पास मैं इसी तरह का सवाल छोड़ता हूं कि फ़र्ज़ किया अगर डोनाल्ड ट्रंप कश्मीर की बात ना करते, कश्मीर को मसला डिस्प्यूट के तौर पे तस्लीम ना करते, अगर पहलगाम पे इंडियन पर्सपेक्टिव वो कबूल कर लेते, तो फिर तो पाकिस्तान के लिए और मसाइल बढ़ने थे। क्या ये रीज़न पाकिस्तान के लिए काफ़ी नहीं है कि पाकिस्तान सदर डोनाल्ड ट्रंप के लिए अपना सॉफ्ट कॉर्नर दिखाए ताकि पाकिस्तान के इंटरेस्ट प्रोटेक्ट हों? ब्रेक के बाद बात करते हैं। स्टे विद अस नाज़रीन। वेलकम बैक नाज़रीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं। गवर्नर साहब, मैंने सवाल छोड़ा था, मसलन जैसे ही हुकूमत पाकिस्तान ने सदर डोनाल्ड ट्रंप की नॉमिनेशन की नोबेल पीस प्राइज़ के लिए, एक तो इंडिया में तूफ़ान आ गया, और दूसरा यही आर्गुमेंट आगे बढ़ाया जाए कि सदर ट्रंप ने कश्मीर को एज अ डिस्प्यूट के तौर पर पेश किया। उन्होंने कहा कि ये मसला है, मैं हल कराऊंगा। इंडिया कहता है कि नहीं, ये तो मसला ही नहीं है, ये तो इंटीग्रल पार्ट है। पाकिस्तान के इंटरेस्ट कहीं ना कहीं तो कॉन्शियसली ना सही अनकॉन्शियसली प्रोटेक्ट तो हो रहे थे ना सदर ट्रंप के बयानात से। शायद यही रीज़न है कि पाकिस्तान ने सॉफ्ट कॉर्नर दिखाया, गुडविल जनरेट करने के लिए उनको पीस नोबेल प्राइज़ के लिए नॉमिनेट कर दिया। सॉफ्ट कॉर्नर दिखाना एक चीज़ है और उस हद तक जाना कि जहां आप नॉमिनेट करें। ये नहीं हो सकता कि एक शख्स जो है, एक जिसको दुनिया ये एक्सेप्ट करती है, दुनिया का मेरा मतलब है जितने महज़ब ममालिक हैं, जो गाज़ा में फॉर एग्ज़ाम्पल हुआ है, जो लेबनान में हुआ है, जो दूसरे ममालिक में, यमन में हुआ है, उसको किसी तरह से कह सकते हैं कि जो उसके पीछे खड़ा हुआ है वो एक पीसफुल आदमी है और उसका हम उस हद तक जाएं कि नॉमिनेट करें। अब पाकिस्तान को अपनी फॉरेन पॉलिसी को ब्रॉड बेस्ड रखना चाहिए, इंडिया की आंखों से नहीं देखना चाहिए। यही चीज़ एग्जैक्टली जब 9/11 के बाद जनरल मुशर्रफ ने एग्री किया था और कौम से खिताब किया था कि हम क्यों ज्वाइन कर रहे हैं एज ए फ्रंट लाइन स्टेट, तो उन्होंने यही कहा था कि इससे इंडिया आइसोलेट होगा और हमारा कश्मीर कॉज निकाल लें। उसकी तकरीर उठा के जनरल बिल्कुल मुशर्रफ सही है, आई रिमेंबर, मुझे याद है। बिल्कुल आपको करना जी, तो बिल्कुल आपको करना चाहिए इस किस्म का कि आपने सबके साथ अच्छा है। आपको ये भी देखना चाहिए कि एक ये प्रेसिडेंट ट्रंप पिछले 4 महीने की हिस्ट्री देखें, ही वाज लिटरली एट वॉर विद चाइना ऑन द टैरिफ इशू, लिटरली एट वॉर। चाइना हमारा सबसे जबरदस्त दोस्त है। ये जो हम वॉर की बात कर रहे हैं इंडिया पाकिस्तान की, उसमें भी सबसे ज्यादा सपोर्ट चाइना ने की है। सो हम उस हद तक वहां जाएं कि जहां हम सबको नाराज करते हैं, और उसमें एक बहुत बड़ा रिस्क था, और वो रिस्क ये था कि अमेरिका वो शोइंग वेरी क्लियर इंडिकेशंस कि वो खुद जाके बॉम्ब करना चाहता है। उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग की, उन्होंने 2 हफ्ते के लिए मौखर नहीं किया था, उन्होंने एग्री कर लिया था, लेकिन दुनिया को एक और ईरान को एक सरप्राइज अटैक के लिए तैयार कर रहे थे। सो
हमें ये नहीं पता था कि वॉर एंड कैसे होगी, उसमें अमेरिका का एग्जैक्टली रोल कहाँ खत्म होगा, ईरानियंस के लिए कितनी मुश्किलात में इजाफा होगा अगर वो इस किस्म के अटैक्स और करते हैं फॉर एग्जांपल, और ईरानी कौम को तबाह करते हैं, तो पाकिस्तान की क्या पोजीशन होगी। पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी मस्ट रिफ्लेक्ट द एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री। ये नहीं हो सकता कि आप वॉर एंड टेरर ज्वाइन कर लें और पूरी पाकिस्तान की सोसाइटी को डिसफिगर करके रखते हैं। दैट इज व्हाट हैपेंड पोस्ट 9/11, दैट इज व्हाट हैपेंड पोस्ट। सो माजी की पॉलिसीज जो हैं उनसे सबक भी सीखना चाहिए। नियाज़ी साहब, ये वैसे जब से इसराइल ने ईरान पर अटैक शुरू किए इंडिया देख रहा है क्लोजली, इंडियन कमेंटेटर तो उस पर बात भी कर रहे हैं। आज सोशल मीडिया पे ये भी चीज़ें आती रहीं कि अगर इसराइल अमेरिका को प्रोवोक करके अमेरिका ईरान पे अटैक कर सकता है, ये भारतीय कमेंटेटर कह रहे थे, तो फिर भारत क्यों नहीं पाकिस्तान की साइट्स पे अटैक कर सकता। एक गैर मिसाली खतरनाक प्रेसिडेंट एस्टेब्लिश कर दिया गया आज। देखें जी, भारत ने तो खैर किया है, भारत ने पुलवामा पे के मौके पे किया और भारत ने पहलगाम के मौके पे किया। बल्कि भारत के जो संजीदा एनालिस्ट हैं, जो मैच्योर भी हैं और जो बड़े लर्नड हैं, उन्होंने यही कहा कि आपको जब आपने पुलवामा पे किया था तो आपको सबक सीख लेना चाहिए था। आपको ऐसी मुंह की पड़ी थी ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट करके, नसीब तो इन चीजों के एक्सपर्ट बैठे आपके सामने, इन्होंने इन सारे मौजूदात को और कारगिल पे बड़ी एक्सटेंसिव स्टडी है, रिसर्च है और ये उसको अपडेट करती रहती है। भारत का तो उनके अपने जो एनालिस्ट है वो कहते हैं बेवकूफी यही है कि पुलवामा पे उन्होंने सबक नहीं सीखा, पहलगाम पे फिर आए। इसका मतलब यह है कि ट्रेन तो ये कहती है कि भारत फिर आएगा तो फिर मुंह खाएगा। लेकिन मैं एक बात बताऊं कि भारत डज मैटर, ये बिल्कुल बात है। भारत देखिए, आप एक मुल्क हमें दो हिस्सों में तकसीम कर चुका है। एक मुल्क जो है पिछले 75-76 साल से हमारी जो जिसको कहते सालमियत है, चाहे वो 1948 में लैंग्वेज की जो के ऊपर फसादात हो या झगड़े कराए जाए या बलूचिस्तान की आजकल की दहशतगर्दी तक, पूरी ट्रेल है जो भारत की, यहाँ पे फुटप्रिंट्स है। पाकिस्तान एक उस तरह का मुल्क नहीं है। ये मैं बिल्कुल जुबैर साहब की बड़ी चीजों की कदर करता हूँ, बड़े तीखे एनालिसिस होते हैं, लेकिन आपको प्रायोरिटी भारत को रखनी है। ये हमारी बदकिस्मती है। आपने अभी जिक्र किया कि हमारे से ये 6-7 गुना 8 गुना बड़ा मुल्क है, आबादी के लिहाज से, रिसोर्सेज के लिहाज से तो 20 गुना ज्यादा है। तो हम कैसे सूरत अंदाज कर सकते हैं जो हमारे लिए बिल्कुल चीप फाड़ के फेंकना चाहता है। लेकिन देखें, गलतियां तो हमाकते होती हैं। मैं कोई एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ शहबाज शरीफ साहब कोई उस दर्जे के सियासतदान नहीं है जो जिस तरह नवाज शरीफ साहब है या कोई और बेनजीर साहब थी, जो मैच्योर हैं, जो सेंसेबल है और इनके अंदर कोई वो नहीं है। ये मैं समझता हूँ कि जब मैंने किया तो कल मैंने टीवी प्रोग्राम में ये बात की थी, 4 प्रोग्राम्स में आया तो सब ने कहा कि यार मुझे इतराज नहीं है, और लेकिन ये थोड़ा सा 2-4 दिन और देख लेते इम्कान है। या एक मिनट बात सुनते हैं ना, ज्यादा इम्कान क्या है, इन्होंने इसलिए किया होगा कि शायद हम ये बात करके बच्चों वाली की होती है और ट्रम्प साहब बड़े फूक में आ जाएंगे, नसीब ज्यादा एक्सप्लेन करेंगी और वो शायद जंग से बचने के लिए नोबेल प्राइज के चक्कर में। अब हर मुल्क के अपने डायनामिक्स होते हैं। अमेरिका का जो इजराइल के साथ एक उनकी जैसा सबसर्विएंट किस्म का या जो भी वेस्टर्न इंटरेस्ट है उनका रिलेशन है, वो एक पूरी वो भी हमारे सामने है, वो सामने है। और वो वैसे तारीख, जैसे गवर्नर साहब पहले फरमा रहे थे कि तारीख सबक देती है, ये भी एक तारीख है। रुकिएगा प्लीज़। अब नसीम ज़ाहरा साहिबा, यही सवाल आपसे है कि अमरीकी हमले हो गए आज और सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान ने अगर बिहेव नहीं किया तो फिर मज़ीद हमले होंगे, वो वार्निंग भी दे गए। पाकिस्तान के लिए क्या इम्प्लीकेशन है इस रीजनल कॉन्टेक्स्ट में? एक तो ये ना कि जब हम रिजीम चेंज की बात करते हैं, ये करते हैं, एक तो मुझे लगता है बज़ाहिर तो लग रहा है कि उसके कोई आसार नजर नहीं आ रहे। अब तो आप देखें CNN BBC के कमेंटेटर्स जो 10 दिन पहले तोतों की तरह कह रहे थे वीक है, चली जाएगी चली जाएगी, अब वो कह रहे हैं जी हाँ नहीं, अब तो वो सब they've gathered around the flag। तो अगर रिजीम में तब्दीली आए और कोई प्रो इजराइल बैठ जाए वहां, ये तो वो फिर हमारे लिए मुश्किल का सामना हमें हो। लेकिन जो दूसरा मामला है न्यूक्लियर का, ये अच्छा आपने पूछ लिया, क्योंकि आए दिन मतलब आप देखते हैं 100 के हिसाब से वो आगे पीछे जाते हैं व्हाट्सएप पे कि जी वो नेतन्याहू ने कहा 2000, वो बाय द वे 2011 की क्लिप है जिसमें वो कहते हैं ना कि अमेरिका पे के पहले ईरान और फिर पाकिस्तान। देखिए शौकत, ये आप
अपने नाज़रीन को हमें बावर करवाना है कि ये जो मामला है पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम टारगेट पे, वो आज कल नहीं, वो 30-35 साल से है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान अंडरस्टैंड्स, पाकिस्तान ने पूरे पूरे तरीके से, हर तरीके से अपने प्रोग्राम को प्रोटेक्ट किया है। आप नॉर्थ कोरिया पे आपने कभी सुना कि अटैक करे कोई भी मुल्क, अमेरिका समेत? कभी सुना आपने? नहीं करते ना। क्यों नहीं करते? क्योंकि नॉर्थ कोरिया का जैसा तैसा न्यूक्लियर प्रोग्राम है। वंस यू हैव अ डेमोन्स्ट्रेटेड न्यूक्लियर कैपेबिलिटी, फिर आपको अटैक करना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ भी है कि ईरान की साइड से आज ये भी इम्प्रेशन आया कि ये जो न्यूक्लियर साइट फर्दो वाली जो मेन है उसको अमेंडन किया हुआ था और बाकी साइट्स में भी कुछ नहीं था। अगर नहीं नुकसान हुआ तो फिर अब इसकी क्या इम्प्लिकेशन हो सकती हैं? फिर तो मसला नहीं ज़्यादा आगे होना चाहिए अगर ईरान का नुकसान नहीं हुआ तो। जी, इसका जो सच जवाब होगा वो तो ये होगा कि देखिए, मुझे ये नहीं मालूम कि एक्चुअली अबैंडन्ड है या नहीं। आई एम नॉट, जो मैंने पढ़ा है, जो समझा है, और जाहिर है हमने खुद तो किसी ने देखा नहीं, और वॉर में हर एक अपनी अपनी जो बात है वो आगे बढ़ाता है, लेकिन जो हम सेफली कह सकते हैं कि ये वो उस तरह की डेवस्टेशन नहीं हुई जिसकी बात की जा रही थी कि जी बिल्कुल खत्म हो जाएगा। और मैं आपको बताऊं, ज़मीर अकरम साहब हैं, उनको ले किसी वक्त अपने प्रोग्राम में, वो ही नोज दीज न्यूक्लियर इश्यूज, वो इस पे काम करते रहे और अब भी कर रहे हैं। तो कल उन्होंने हमें कहा, हमारे चैनल पे उन्होंने कहा कि ये मुमकिन ही नहीं है। और बाय द वे माइक मोलिन जो है, जो अमेरिका के रह चुके हैं सीनियर कमांडर, वो मैं परसों सुन रही थी उनको, उन्होंने कहा ये सारा मिथ है कि आप जाएंगे और आप बॉम्ब्स गिराएंगे और आप उसकी तबाही मचा देंगे। देखें, ये एक साइकोलॉजिकल भी वॉर होता है। इतनी बातें सच और झूठ चल रही हैं, बट मेरा ख्याल है कि ये कहना भी कि आप कोई 1 मील नीचे पहाड़ के कोई ऐसी फैसिलिटी आप उसको तबाह कर सकते हैं, इज अ बिट। चलें, इधर रुकिएगा प्लीज़ नाजरीन, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, अमेरिका ने हमला कर दिया, ईरान की रिटेलिएशन आज भी नज़र आई जैसे न्याय साहब फरमा रहे थे, और फिर ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ को भी बंद करने का ऐलान कर दिया। दैट मीन्स कि एस्केलेशन बढ़ेगी, यानी शिद्दत आएगी कशीदगी में। मैं न्याय साहब के पास यही सवाल छोड़ता हूँ। एक ब्रेक के बाद नाज़रीन जवाब लेते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं। न्याजी साहब, जब से इसराइल ने ईरान पर अटैक किया 10 दिन हो गए, ईरान ने तबाही फैला दी इसराइल के अंदर। आप फुटेज फॉक्स उठा के देख लें, आप BBC उठा के देख लें, अल जज़ीरा उठा के देख लें। मैं इसलिए इंटरनेशनल चैनल्स की बात कर रहा हूँ ताकि वो ये ना हो कि हमारे अंदर कोई बायस है प्रो ईरानियन या प्रो मुस्लिम, हम ब्रदर्स हैं। लेकिन ईरान के मिज़ाइलों ने शायद सोचा भी नहीं था इसराइल ने कितनी तबाही फैलाएंगे। अब आज ईरान ने ऐलान कर दिया कि आबनाए हुर्मुज़ को हम बंद कर रहे हैं। ये तो कशीदगी और बढ़ेगी। आप कैसे देखते हैं? मैं तो यकीन इस कौम का इतना एडमायर हूं ईरानियन का, कि आप उनके बेचारे एंगल से कोई नहीं देखता, क्योंकि ये इतनी झूठ और इतने बकवास के साथ मीडिया भरा होता है और उन्होंने कंट्रोल किया हुआ होता है कि हमारे कानों में वो एक खास प्रोपेगेंडा करते हैं हर तरह का, जो हमें एक ही साइड की तस्वीर दिखाते हैं। तो ईरान जो है वो फैसला करेगा तो ये फैसले जरूर होने चाहिए। मेरी दिली ख्वाहिश है कि जैसे नसीम ने इशारतन कहा है कि ईरान NPT से निकले, ईरान स्टेट ऑफ हर्मस पे फौरन करे। बाब अल मंदीब के ऊपर वो हुतियों ने पहले कह रखा है उनको अभी ना छेड़े, लेकिन वो भी तैयार है, वो भी अपने तो थोड़ी बहुत वहां पे एक एग्रेशन दिखाएं और साथ जो है न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने का ऐलान कर दे, क्योंकि अब इक्वल फुटिंग में बात होनी चाहिए। या तो ईरान को मिट जाना चाहिए, क्योंकि उसके बाद अगर वो हारते हैं तो वैसे उनको एग्जिस्टेंशियल प्रॉब्लम है और वो मिटेगा तो समझे हम भी साथ जाएंगे। और रूस और चीन जो है वो भी कोई श्योर नहीं होंगे, क्योंकि आप नहीं वैसे भी न्याय साहब उनके कंट्रोल में। लेकिन इंशाअल्लाह होगा क्या कि इक्वल फिटिंग पे एक दिन जैसे इन्होंने कहा है कि नॉर्थ कोरिया की तरह एक धमाका कर दे, उन्हें कहा जी आप आना आ जाओ, फिर वो देखते हैं कि क्या करते हैं क्या नहीं करते।
उनको एक दफा अमेरिका को वैसे भी इस तरह का आपने न्याय साहब रूस की बात की। गवर्नर साहब, मैं यही नुक्ता आपके सामने रखता हूं कि आज ईरान के वजीर खारजा सैयद अब्बास इराक़ची ने बता दिया कि वो मॉस्को जा रहे हैं और मॉस्को में उनकी सदर पुतिन से मुलाकात होनी है। लेकिन आप चूँकि कराची में बैठे हुए हैं, आबनाए हुर्मुज़ उसी समंदर में है, इसकी क्या इम्प्लीकेशंस होंगी? खबरें तो आ गई कि ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ बंद करने का ऐलान कर दिया है। जंग जब पहले जो अमेरिका ने भी पोजीशन ली थी कि अगर हम हमला करेंगे तो उससे एस्केलेशन होगी, तो एस्केलेशन का तो मतलब ये होता है कि एस्केलेशन में दूसरे मुल्क भी इन्वॉल्व होंगे, वो डायरेक्टली बराह रास्त ना जंग में इन्वॉल्व हों, बट इकोनॉमिक इम्प्लिकेशंस होंगी, फॉरेन पॉलिसी इम्प्लिकेशंस होंगी, हर कंट्री अपने हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करेगी। सो दिस इज नॉट गोइंग टू एंड इवन इफ द बॉम्बिंग फ्रॉम इजराइल और ईरान और फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स अभी ख़त्म भी हो जाता है, तो इसकी बहुत फार रीचिंग इम्प्लिकेशंस हैं और उसी वजह से उसकी इकोनॉमिक इम्प्लिकेशंस भी हैं। वो तेल पैदा करने वाला मुल्क है ईरान, उसकी वजह से क्या हालात होंगे, इसको अगर वो ऐलान करती है उन्होंने, जो आपने कहा है कि वो बंद कर देंगे, तो उसके तो और ज़्यादा फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। सो वी आर इन अ स्टेट ऑफ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन। एंड बाय द वे बहुत से लोग ये कह रहे थे जो कि आई डोंट बिलीव एट ऑल कि जी दिस कैन लीड टू अ थर्ड वर्ल्ड वॉर, बिकॉज चाइना और रशिया अब इसमें नहीं कूदेंगे, उस तरह से फिजिकली नहीं कूदेंगे। ऑब्वियसली दे आर अपोजिंग टूथ एंड नेल द अमेरिकन हेजमोनी, उस हिसाब से तो वो बिल्कुल अमेरिका के खिलाफ खड़े होंगे। गवर्नर साहब, एक तो हेजेमनी को मुखालफत करना अपनी जगह पे है, लेकिन हमने देखा कि जिस तरह गज़ा में बच्चों को मारा गया, अस्पतालों पे अटैक हुए, तालीमी इदारों पे अटैक हुए, एड वर्कर्स को मारा गया, ये वेस्ट वाले मगरबी लोग, इन्होंने कोई आगे बढ़ के कुछ किरदार अदा नहीं किया गज़ा को बचाने का। मसलन जर्मनी है, जर्मनी को एक गिल्ट है कि उन्होंने जो कुछ किया था हिटलर के दौर में, उनको तो आगे आना चाहिए था, उनको फ़लस्तीनियों की ज़िंदगी बचाने के लिए काम करना चाहिए था। उल्टा वो जनीवा में मुलाकात हुई और कहने लगे कि जी बिल्कुल ईरान को हक़ ही हासिल नहीं है किसी किस्म के एटमी वेपन रखने का। इसराइल को कैसे हक़ हासिल है? दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। एक देखें, EU कंट्रीज़ जो हैं, जिसमें जर्मनी आपने जिक्र किया या UK है, वहाँ बड़ी इंटेंस डिबेट हो रही है कि हमें सपोर्ट करना चाहिए अमेरिका को या नहीं सपोर्ट करना चाहिए। प्लीज़ अमेरिका के साथ यूरोपियन कंट्रीज़ को ना मिलाएं, उनकी बिल्कुल डिफरेंट पॉलिसी है। वो उस हद तक नहीं गए रुकवाने में जेनोसाइड इन गाज़ा जिस हद तक उनको जाना चाहिए था, आई टोटली एग्री, बट वो बिल्कुल डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, सपोर्ट नहीं कर रहे और इस चीज़ को अप्रिशिएट नहीं कर रहे, और एक फ्यूचर प्लान, एक पैलेस्टीनियन स्टेट ही ख़त्म करने का फैसला कर लिया इसराइल ने और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने। सो वहाँ उस हद तक बिल्कुल एक हमें डिफरेंस भी नज़र आता है। और दूसरी बात ये है कि ये कहना बहुत से कंट्रीज़ का, इंक्लूडिंग सऊदी अरेबिया, प्लीज़ हम जब बात करते हैं तो प्लीज़ मुस्लिम उम्मा के बीच में ना किया करें कि जी सऊदी अरेबिया ने बिल्कुल क्लियर कट कहा है कि हमें ईरान का न्यूक्लियर बॉम्ब एक्सेप्टेबल नहीं है। जस्ट द वे जर्मनी की आपने एग्जांपल दी या फ्रांस की आपने एग्जांपल दी, किसी की ये ख्वाहिश के न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं होना चाहिए इज़ अ सेपरेट डिबेट। उस पर हमला करना चाहिए, उसको सपोर्ट करना चाहिए, इज़ अ सेपरेट सिचुएशन। अगर इसराइल को हक है बिकॉज ऑफ इट्स सिक्योरिटी के जी उसको बम रखना ज़रूरी है, तो फिर ईरान को सिक्योरिटी के रीजंस की वजह से क्यों नहीं हक हासिल है? दिस इज़ अ डिबेट। सो उस हद तक ईरान को ये राइट होना चाहिए उस डिबेट में हिस्सा लेने का और अपने केस को प्रेजेंट करने का। मैं हफीज नियाजी साहब की बात से एग्री करूंगा कि उनको डिक्लेयर करना चाहिए, डिक्लेयर ये क्वेश्चन रेज करके कि अगर इसराइल को हक है तो हमें क्यों नहीं वो हक हासिल है? हमें भी खतरा है इसराइल से, एक्सिस्टेंशियल थ्रेट है हमारे से। वेल सेड सर। नसीम दारा साहिबा, यही क्वेश्चन मैं आपके सामने भी रखता हूँ कि अखलाकी, सियासी या सफारती सपोर्ट तो ईरान को हम भी दे रहे हैं, बाकी भी दे रहे हैं, लेकिन आम लोग, पाकिस्तानी लोग पूछते हैं, ये बड़ा जेन्युइन सवाल है कि अगर अमेरिका इसराइल को सपोर्ट कर सकता है मिलिटरीली भी, यूरोप अगर ईरान को न्यूक्लियर प्रोग्राम की फरहमी को डिनाई करने की कोशिशें कर सकता है, तो इस्लामी मुमालिक ईरान की मदद के लिए क्यों नहीं आते इस क्राइसिस में? जी देखिए, बात यह है कि इस वक्त इजराइल की मदद अमेरिका कर रहा है, वो तो खुल के सामने आ गई। जहां तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, जिम्मेदारी सबसे पहले हुकूमतों की
अपने मुल्क, अपनी सालमियत अपने लोगों की तरफ होती है। उसके बाद जो हमने डिप्लोमेटिक, मैं बार बार कहूंगी, जो पोजीशन, और खाली हमने डिप्लोमेटिक सपोर्ट की नहीं, कर भी रहे हैं। देखिए ना, आज जो कल लोग हम जैसे कह रहे थे कि कितनी ज्यादती की है, ये गलत मूव था, गलत मूव था, इस वक्त के लिए गलत मूव था डोनाल्ड ट्रंप को नॉमिनेट करना। लेकिन खुल के आपने देखा कि इसहाक डार साहब ने अपनी ट्विटर अकाउंट से ट्वीट की है वो जो स्टेटमेंट है कंडेमिंग द यूनाइटेड स्टेट्स। तो शुक्र है अल्लाह का कि हम उस तरह किसी के पीछे दुम दबा के नहीं चल रहे, हमारे अपनी भी पोजीशंस हैं, और लेकिन हमने समझ बूझ के साथ चलना है। पाकिस्तान ने 10,000 जो उनके ज़ायरीन थे और जो हाजी थे, उन्होंने, ईरानियों ने जब कहा कि जी आप, ईरानियन गवर्नमेंट ने कहा कि आप के मुल्क के थ्रू वो आ जाए, हमने कहा बिल्कुल आ जाए, हर सूरत आ जाए। और मुझे यकीन है कि अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता हालात इतने बिगड़े तो पाकिस्तान ह्यूमैनिटेरियन एड हर सूरत पे भेजेगा, बट बियॉन्ड दैट तो जाहिर है वो देखना है वक्त के साथ साथ क्या होता है। बहुत शुक्रिया नसीम ज़ारा साहिबा, आपने वक्त दिया। जनाब हफीज़ुल्लाह खान न्याज़ी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। साबिक़ गवर्नर सिंध मोहम्मद ज़ुबैर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। नाज़रीन, वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने आज भी ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान साहब के साथ बात की है। पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर इसराइली हमलों की मज़म्मत भी कर रहा है और अमेरिका के हमले की भी आज पाकिस्तान ने मज़म्मत की है। अपने मेज़बान शौकत पराचा को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।